हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक मिनट रिफ्रेश होके करो। चलिए चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग सभी को। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए करें क्लास की शुरुआत। कैसे है सभी? सर मैं बहुत सारे डाउट केमिस्ट्री। बेटा इतना बड़ा मैसेज मैंने बोला ना, मत लिखा करो, गायब हो जाता तुरंत। मतलब मैं एक लाइन पढ़ूंगा उतने में गायब हो जाता है। लिफ्ट में बस इतना समझना है, ऊपर जाए तो G+A करना है, नीचे आएगा तो G-A करना है। कल की टीचर स्लाइड्स आ चुकी है बेटा, अब तो आई, अब तो मतलब मैंने खुद ने चेक करी है ऐप में। मिल गई ना स्लाइड सब? तो चलो, हाँ हाँ, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 का ही बोल रहा हूं। अभी भी नहीं आई? क्या बात कर रहे हो? मिल गई होगी भैया, मिल गई होगी, एक बार चेक करो आप ठीक से। एक बार चेक करो क्लास के बाद में। चलो भाई, तो अभी हम केमिस्ट्री के टीचर स्लाइड्स। अच्छा भाई, तुम फिजिक्स का बोल रहे हो केमिस्ट्री का बोल रहे हो? फिजिक्स का मैंने इंश्योर किया स्लाइड्स पहुंच गई होगी आप तक। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। लेक्चर नंबर 5। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण चर्चा। जैसे हमने अभिलंब प्रतिक्रिया पे कल की क्लास करी थी, होमवर्क भी आ गया बेटा, होमवर्क भी आ गया, कल का होमवर्क आ गया था, ठीक है। तो अब हम आज वैसे ही चर्चा करेंगे रस्सी में तनाव की या रस्सी में तनन की। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, कल स्प्रिंग बल पे और परसों छदम बल पर, है ना। मतलब कि वैसे रस्सी में तनाव में 2 दिन तक लग जाते कभी कभी, तो 1.5 दिन तो लगेगा ही लगेगा आप लोगों को। तो 5, 6, 7, 8 या 9 क्लासेस में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। फिर हम उसके बाद में घर्षण बल पढ़ेंगे। घर्षण बल भी इसी का वैसे पार्ट है एक। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्लास की शुरुआत रस्सी में तनन के साथ। तो रस्सी में तनन क्या होता है ये? अच्छा पहले बता दो, कल अभिलंब प्रतिक्रिया बल सबने रिवाइज किया है ना? स्लाइड्स नहीं है बेटा, आ गया है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। टीचर स्लाइड्स आ गई है, नहीं दिख रही है? नहीं है, पक्का नहीं है। सच में नहीं आई? देख लो, वेरीफाई कर लो, वरना तुम लोगों की वजह से किसी को फालतू में डांट पिट सकती है। जल्दी बता दो, आ गई है? चलो ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते रस्सी में तनन में। हाँ बेटा, हम तो रात को ही डाल देते हैं चिंता। अब बेटा देखो, अगर 2 बच्चे भी बोल रहे ना आ गई है, मतलब कि आ गई है, वास्तविकता में आ गई है। फिर तो क्या पी रहे हैं? ग्रीन टी पी रहे थे थोड़ी सी, अब वो भी तुम लोगों ने पीने नहीं दी, क्लास में आ गए इतनी जल्दी। चलो तो अब हम क्लास की शुरुआत करते, रस्सी में तनाव क्या होता है ये समझते। देखो अब जैसे हम लोगों ने कल अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे चर्चा करी थी, तो वैसे ही अब हम आज चर्चा करेंगे रस्सी में तनाव पे। अब रस्सी में तनाव क्या होता है, इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात होती है, वो सब कुछ हमें समझना है। अब ये समझना बिल्कुल आसान सी कहानी है। क्यों? क्योंकि जब हमने
जब हमने अभिलंब प्रतिक्रिया बल पढ़ा तो उसमें उसके साथ में हमने FBD, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब कुछ सीखा और बहुत सारी मेहनत भी करी, है ना। देखो विनीत ने फोटो खींच के भेज दिया, L4 है उसमें। तो अब हमें रस्सी में तनाव समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी होगी और कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब रस्सी में तनाव क्या होता है, अब हमें पता है सर, यूजुअली हमने ये समझा भी है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रस्सी है, जैसे अगर मान के चलो यही एक रस्सी है ना, ये टेप है, ये एक रस्सी है, तो सर अगर इसमें हम नहीं खींचे इसे तो ये क्या है सर, ये नॉर्मल ही रहती है, ऐसी पड़ी रहेगी टेढ़ी मेढ़ी। अगर से जमीन पे पटक दिया था तो सर ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहेगी, है ना। इसमें अभी इसके अणुओं के मध्य जो नॉर्मल दूरी है या जो नॉर्मल बल लग रहा है उतना ही बल लग रहा है नॉर्मली जो हो रहा था। लेकिन अगर मान के चलो मैंने इसको एक तरफ से पकड़ा, दूसरी तरफ से पकड़ा और खींचना चाहा तो इसमें क्या होगा सर, ये हाँ क्या आ रहा है, इसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा, ये रस्सी खींचने लग जाएगी। तो उसी को हम रस्सी में तनाव बोलते हैं, तनी हुई रस्सी। क्या बोलते हैं, तनी हुई रस्सी। मतलब यहां पर ये नॉर्मल रस्सी है, इसको मैंने खींच दिया तो ये क्या हो गया, ये तनी हुई रस्सी हो गया। तो अब ये तनी हुई रस्सी में क्या हो रहा है ये समझना है हमें सब कुछ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये समझो, मैं समझाऊंगा ये बात, लेकिन पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कॉमन सेंस की बात कि एक बात बताओ यार, कि अगर ये जैसे आप मेरे हाथ पे भी देखकर ये बात फील कर सकते हो कि जब मैं इसे खींचता हूं, या अगर आप लोगों में से ना जो भी बच्चे अपने घर पर हो, या अगर आपके आसपास एक पेन हो, पेन भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा पेन, पेपर ले सकते हो, या रस्सी हो तो रस्सी ले सकते हो, या धागा हो तो धागा ले सकते हो, और उसको खींचने की कोशिश करो। तो क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हो, ऐसे 2 उंगलियों से पकड़ो, खींचने की कोशिश करो तो जबरदस्त फील आएगा। क्या आप लोग मुझे ऐसा बता सकते हो कि यहां पर ये जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में है रस्सी मेरी उंगलियों से, वो मेरी उंगलियों को अंदर की तरफ खींच रही है या बाहर की तरफ खींच रही है? मतलब कि यहां पर मेरी ये जो उंगली है, मेरी वाली जो उंगली है, इस पे जब ये मैंने खींच रहा हूं रस्सी से, ऐसा खींच रहा हूं, तो इसमें बल, अबे ईयरफोन को मत खींचो, ईयरफोन टूट जाएंगे फालतू में फिर, और रोगे कि सर ईयरफोन में से आवाज नहीं आ रही है। देखो, तो अगर मैं इसे खींच रहा हूं तो इसमें रस्सी की तरफ बल लग रहा है या बाहर की तरफ बल लग रहा है? मतलब दोनों उंगलियों में जो बल है वो कहां लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है या बाहर की ओर लग रहा है? ये अंदर है, ये बाहर है। बाहर किस ओर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है या बाहर की ओर लग रहा है? अंदर की तरफ। बिल्कुल सही बात। बस यही सब कुछ, यही फील था, यही सब कुछ फील करना था। जिसको ये फील आ गया उसे अब आगे बिल्कुल आसान सी बात लगने वाली है, और वो पूरा रस्सी में तनन आराम से बढ़िया मजेदार तरीके से समझ जाएगा, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हमने इसको खींचा, है ना सर, यहाँ पर अगर आपने इसे खींचा तो ये जब आप इसे खींच रहे हो, रस्सी को खींच रहे हो, तो ये आपकी उंगलियों को, जिसको अगर ऐसा फील नहीं आ रहा तो ऐसे धागे को अपनी उंगलियों में बांध लो, ठीक, और खींचने की कोशिश करो। तो क्या हो रहा है, देखो अब आप ये नॉर्मली भी फील कर सकते हो ना, मेरी उंगली ऐसी, ये सीधी है, ये सीधी उंगली है। अब मैं इसमें टेप लगाऊंगा, अब मैंने इसमें इधर टेप लगा ली, इधर भी टेप लगा ली, ठीक है। अब मैं इसे खींच रहा हूं, अब अगर मैं इसे खींच रहा हूं तो मेरी उंगलियां जो है थोड़ी अंदर की तरफ बैंड होने लग जाएगी। जितना ज्यादा ताकत से खींचने की कोशिश करूंगा तो ये उंगलियां अंदर की तरफ बैंड हो जाएगी। नॉर्मली ऐसी रहती है मेरी उंगलियां, लेकिन ऐसी अंदर की तरफ हो गई। मतलब कि बल जो है वह टेप की ओर या रस्सी की ओर अंदर की तरफ लगता है, जिस बिंदु पर भी रस्सी बंधी होती है वहां पर। तो रस्सी में तनाव समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमने क्या समझी कि सर तनी हुई रस्सी के, है ना, तो एक रस्सी में तनाव क्या होता है ये समझ लिया हमने। अब तनी हुई रस्सियों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल के कारण तनाव उत्पन्न होता है। अब ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि उसमें नॉर्मली, है ना, नॉर्मली तो क्या है कि कुछ बल होगा उसके अणुओं के मध्य, लेकिन जब हम उसे खींचते हैं तो इसे खींचते हैं तो खींचने के लिए क्या होता है, हम जब खींचते हैं तो वहां पर उनके अणुओं के मध्य दूरी जो है वो बढ़ जाती है ना। बढ़ती नहीं है, वैसे बढ़ने की कोशिश करती है। तो जिसकी वजह से, है ना, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे इसके अणु हैं, ये नॉर्मली इतनी दूर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, ठीक है। अब जब मैं इधर बल लगाऊंगा, इधर की तरफ बल लगाऊंगा, तो ये दूर दूर होने की कोशिश होगी इनमें, लेकिन अल्टीमेटली इसको इसके अणु खींचेंगे, इसको इधर वाले अणु के बल खींचेंगे, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच कर रखेंगे ताकि ये इनके बीच में दूरी ना बढ़ जाए। अगर इनके बीच में दूरी बढ़ गई, है ना, अच्छा कोई बताएगा भाई
कि अगर मान के चलो इनके बीच में दूरी बढ़ गई, इनके बीच की दूरी बढ़ गई, इसके बीच की दूरी बढ़ गई, मतलब क्या हुआ, टेप लंबी हो जाएगी। लेकिन अब सर नॉर्मली खींचने पे लंबी तो हो नहीं जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में दूरी नियत रहती है या समान दूरी ही रहती है, समान दूरी ही रहती है। क्लियर है मामला। तो ये हम, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा काम है। तो ये बात हम इसमें समझ सकते हैं कि सर हम जब इसे खींचने जाते हैं तो इसमें अंतर आणविक बल के कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है। रस्सी को खींचने पर यह क्रिया अथवा प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। क्रिया अथवा प्रतिक्रिया मतलब क्या हुआ कि जब हमने रस्सी को खींचा, तो हमने करी क्रिया, तो उस पे होगा प्रतिक्रिया। तो देखो अब हम इसकी दिशा पता करना चाह रहे हैं। हम क्या पता करना चाह रहे थे, अब इसकी दिशा। तो देखो दिशा का अल्टीमेट फील्ड, जिसको अभी भी फील नहीं आया उसका फील्ड दिलवा देता हूं। देखो मान के चलो एक रस्सी है, ये क्या है, ये एक रस्सी है। अब इस रस्सी में इस बिंदु पर, ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। तो इस बिंदु पर अगर हमने इस तरफ बल लगाया F, तो ये हमने क्रिया करी, तो प्रतिक्रिया इस तरफ अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि रस्सी पर, है ना, ऐसे समझ सकते हो कि इस रस्सी पर मैंने बल लगाया तो रस्सी मुझ पर बल लगाएगी। तो मैं रस्सी पे बाहर की तरफ बल लगा रहा हूं, है ना, तो रस्सी मुझ पे अंदर की तरफ बल लगाएगी, तो इधर की तरफ प्रतिक्रिया बल आएगा। उसी प्रकार से अगर मैंने रस्सी को इधर खींचा तो रस्सी मुझे अंदर की तरफ खींचेगी, और ये जो बल रस्सी अंदर की तरफ उत्पन्न कर रही है, या रस्सी जो अंदर की तरफ खींच रही है मुझे, उसी को हम तनाव या टी, रस्सी में तनन या रस्सी में तनाव बल कहते हैं। क्या सभी को अल्टीमेट फील आया कि सर जब हम उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसे खींचना चाह रहे बाहर, लेकिन वो हमें खींचना चाहेगी अंदर। हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है, तो वो मुझे अंदर की तरफ खींचना चाह रही है। तो यहां पर ये जो प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुआ अंदर की ओर, प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुआ अंदर की तरफ, वही हमारा तनाव टी कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाएगा, तनाव टी कहलाएगा। क्लियर है मामला। क्या तनाव टी क्या है, सभी को ये फील आया। अब यहां पर इसमें अभी और भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे एक एक करके। अब यहां पर हम ये जो रस्सी ले रहे हैं, ये रस्सी जो ले रहे हैं, अभी इसमें रस्सी की हमने चर्चा करी, ये रस्सी हम अभी के लिए आगे चल के इसमें कंडीशन बदलती जाएगी, लेकिन अभी के लिए हम जो स्टार्टिंग में बात करेंगे, तो रस्सी जो होगी, रस्सी या इंग्लिश में कहते हैं रोप या वायर या स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तो अब यहां पे रस्सी द्रव्यमानहीन लेंगे हम, द्रव्यमानहीन मतलब इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, और अतन्य लेंगे। द्रव्यमानहीन मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं मासलेस, इसका कोई द्रव्यमान नहीं मानेंगे हम, या बहुत नगण्य द्रव्यमान है तो इसका कोई द्रव्यमान मानकर नहीं चलेंगे हम। और दूसरी बात हम क्या मान रहे थे, इनएक्सटेंसिबल अतन्य रस्सी, मतलब कि हम इसे खींच नहीं सकते हैं। हम जब इसे खींचेंगे तो या तो ज्यादा जोर लगाओगे तो टूट जाएगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि हम इसे खींचे और उसकी लंबाई बढ़ जाए। ऐसा हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट सी कंडीशन मानकर ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब रस्सी में तनाव कहां लगता है, सबसे पहली बात तो कि सर जो भी पॉइंट होगा जहां पर आप बल लगा रहे हो उससे विपरीत दिशा में अंदर की ओर लगता है रस्सी में तनाव, सबसे पहली बात। और रस्सी कैसी है, रस्सी द्रव्यमानहीन और मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होगी। अब यहां पर इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है। किसी वस्तु पर तनाव बल संपर्क बिंदु से दूर अथवा बंधे हुए भाग से दूर लगता है। जिस भी वस्तु को हम बांध या जिस भी बिंदु पर बांध कर रखेंगे उससे दूर की ओर लगेगा। जैसे हमने यहां पर देखा, और एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो हमने एक छत से एक ब्लॉक को लटका दिया, या छत से पंखा लटकाए, बिल्कुल आसान सी बात है ना, बिल्कुल आसान सी बात करते। छत से पंखा लटका हुआ या छत से एक ब्लॉक लटका हुआ, सर m द्रव्यमान का ब्लॉक, तो इसमें तनाव बल कहां लग रहा होगा, तो कौन कौन से बिंदु है,
कौन कौन से बिंदु है जहां पर यह कांटेक्ट में है। तो यहां पर दो बिंदु है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। तो अब यह क्या बोलना चाह रहा है, संपर्क बिंदु से दूर की ओर लग रहा है। तो यह संपर्क बिंदु है, ये रहा संपर्क बिंदु। तो संपर्क बिंदु से दूर कहां लगेगा, बाहर या अंदर, अंदर अंदर अंदर। अभी मैंने बताया क्या होता है सर देखो ये रस्सी, देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। ये रस्सी क्या चाहती है, ये रस्सी इस बिंदु को नीचे की तरफ खींचना चाहती है। ये रस्सी इस बिंदु पर छत को अंदर की तरफ या नीचे की ओर खींचना चाहती है। क्या मैंने सही बोला? ये रस्सी जो है वो छत को नीचे की ओर खींचना चाहती है। अरे होता ही है ना, अगर हम किसी भी चीज को लटका देते हैं तो क्या होता है, वो वहां से खींच रहा टूट सकता है, तो नीचे की ओर खींचना चाहती है। ठीक है, और इस द्रव्यमान को ऊपर पकड़ के रखा हुआ है रस्सी ने, इस द्रव्यमान को ऊपर खींचना चाहती है। अगर ये ऊपर नहीं खींचेगी द्रव्यमान गिर जाएगा, द्रव्यमान को ऊपर खींच के रखा हुआ है और ऊपर वाले को नीचे खींच के रखा हुआ है। मतलब दोनों बिंदुओं पर यह अंदर की तरफ लग रही है। ठीक है, तो यह अंदर की तरफ लगती है। तो इससे मेरे को एक वर्ड समझ में आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड मैंने बातों बातों में बोल दिया तुम्हें। क्या ये रस्सी छत को नीचे खींच रही है और द्रव्यमान को ऊपर खींच रही है? इन दोनों में एक वर्ड कॉमन है। क्या 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 बोल चीते, क्या कॉमन था? खींचना कॉमन था सर। मतलब कि हमने जब अभिलंब प्रतिक्रिया बल पढ़ा था तो उसमें देखा था कि वह धक्का लगाता है, रस्सी खींचती है। मतलब रस्सी में तनाव बल खींचता है ना। मतलब दो प्रकार के बल में दो चीजें हो सकती है, या तो किसी चीज को धक्का लगाएगा या खींचेगा, धक्का लगाएगा या खींचेगा। तो धक्का कौन लगा रहा है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल धक्का लगाता है। और खींचता कौन है सर? रस्सी में तनाव या रस्सी चीज को खींच सकती है, रस्सी खींच सकती है। आई बात समझ में? तो दो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं कि यहां पर रस्सी को पूर्णतः, अच्छा एक मिनट, ये वाली बात हम लिख लेते हैं यहां पर। क्या कि रस्सी जो है वह बंधे हुए भाग से दूर लगती है अथवा यह खिंचाव का बल है। रस्सी में तनाव, अच्छा रस्सी में तनाव को अंग्रेजी में टेंशन बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? टेंशन हो गया बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने वहां पे टी से चिन्हित कर दिया था। इसे किससे चिन्हित किया था? टी से। टी मतलब यह टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन बल बोलते हैं इसे। तो यहां पर इसलिए हमने इसे टी से बोला था। तो रस्सी में तनाव या टेंशन बल खींचता है, खींचता है। ठीक है, ये खिंचाव का बल है, ये खिंचाव का बल है। ठीक है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या था? पुश था। तो ये खिंचाव खींचता है, या हम इसे एक और शब्द बोलेंगे अंग्रेजी का, पुल। क्या करता है? पुलिंग करता है, खींचता है। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल धक्का लगाता है। बस यही हिंट थी। इससे जो हमने कल एसपी स्टार सीखा था ना सवाल करने का, वो सारे सवाल तुम 10 सेकंड में कर ले जाओगे। डब्बे में डब्बा रखा हुआ था, धक्का लगाने वाला बल देखा था हमने, वैसे अब खींचने वाला बल देखना है बस आज हमें। ठीक है, अब इसी प्रकार से, अच्छा रस्सी को हमने द्रव्यमानहीन माना है ना, और रस्सी को पूर्णतः अविन्यास, हाँ अवितान्य माना है। अवितान्य मतलब यह इनएक्सटेंसिबल ही होता है। अवितान्य लिख लो, अतन्य या अवितान्य।
अवितान्य मतलब कि इनएक्सटेंसिबल है, ये हम इसको खींच नहीं सकते, ताकि कितनी ही संख्या में द्रव्यमानों को रस्सी से जोड़ा जाए सबका त्वरण समान रहता है। मतलब सर ये वाला पॉइंट नहीं आया। देख, अगर मान के चल अगर रस्सी खींच गई तो हमारे पास मामला बहुत बिगड़ जाएगा और चीजें हमारे बस के बाहर चले जाएगी, हमारी औकात के बाहर चले जाएगी सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कि यहाँ पर एक द्रव्यमान था, है ना, यहाँ पर एक द्रव्यमान था, यहाँ पर एक रस्सी लगी हुई थी, यहाँ पे एक द्रव्यमान था, यहाँ रस्सी लगी हुई थी, यहाँ पे द्रव्यमान था, हमने इसको खींचना शुरू करा। अब मान के चल कि ये वाली रस्सी जो है वो एक्सटेंसिबल हो गई, मतलब कि मैंने इसको खींचा, ये वाली रस्सी ने इस ब्लॉक को तो खींच लिया, लेकिन ये रस्सी खुद खींच गई, रस्सी खुद लंबी हुई, ब्लॉक को चला ही नहीं रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो ब्लॉक को चलाना शुरू कर रही है, अब वो खींच चुकी थी तो एकदम ब्लॉक को तेज भगाएगी, तो हमारे पास इसका द्रव्यमान त्वरण और इन सबका त्वरण अलग अलग आ जाएगा, और इसका त्वरण तो निकालना हमारे बस के बाहर हो जाएगा। स्प्रिंग जैसे इसको तेज धीरे खींचेगा, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हम नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे कि रस्सी में किसी भी प्रकार का या रस्सी जो है वह अतन्य या अवितान्य होगी, मतलब कि उसमें किसी प्रकार में लंबाई में परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छा चलिए, अब ये रस्सी में तनाव तो हमें समझ में आ गया सर। अब इस पे एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे ये रहा एग्जाम्पल, है ना, तो ये वाला एग्जाम्पल में हम तनाव बल निकाल कर देखते हैं। ठीक है, अच्छा अभी पहला एग्जाम्पल है, इसलिए मैं एफबीडी से करके बताऊंगा, बाकी फिर हम डायरेक्ट करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। देखो भैया, यहां एक रस्सी है, इस रस्सी के नीचे हमने लगा दिया एक द्रव्यमान, इस रस्सी के नीचे लगा दिया हमने एक द्रव्यमान m। क्या लगा दिया? एक द्रव्यमान m लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां पर? देखो, यहां पर इसमें द्रव्यमान m है, ये रस्सी लगी हुई है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर तनाव T कितना होगा? तो कैसे पता करेंगे? देखो सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ, ये तनाव T है, ये भी तनाव T है। ठीक है, अब हम एक बार एफबीडी बनाकर फील करेंगे, फिर डायरेक्ट फील करेंगे ना। पहले एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे द्रव्यमान m है, अगर इस द्रव्यमान में नीचे की तरफ लग रहा है mg, इस द्रव्यमान में नीचे की तरफ लग रहा है mg, क्या मैंने सही बनाया? इस द्रव्यमान में नीचे की तरफ लग रहा है mg, हाँ या ना, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सर सही है। अच्छा, इस द्रव्यमान में ऊपर या इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है सर? इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ तनाव T लग रहा है, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ तनाव T लग रहा है। तो क्या इसके अलावा और कोई बल लग रहा है? ना बाबा, और कुछ ना लगता सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं T बराबर mg होगा? क्या मैं बोल सकता हूं T बराबर mg होगा? बिल्कुल सर बोल सकते T बराबर mg। क्या हम इसे बिना एफबीडी बनाए फील कर सकते थे? बिल्कुल फील कर सकते थे। कैसे? देखो, ध्यान से सोचो, मगर समझो ध्यान से। यहां पर ये बताओ यार, ये बताओ, अगर कल का तुम्हें याद हो तो हमने क्या देखा था सर? डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, तो डब्बा ऐसा सर, ऐसा, ये डब्बे को मुझे धक्का लगाने का रे बाबा, तभी तो ये ऊपर उठ के रखेगा। तो कितना धक्का लगाना पड़ेगा? जितने ऊपर डब्बे रखेंगे उन सबको मिलके ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा, जितने ऊपर डब्बे रखे हुए उन सबको मिलके ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब उल्टा सोचो कि यहां पर अब हमें इस द्रव्यमान को खींच कर रखना है ना। अगर कोई लटक रहा है नीचे, है ना, कोई लटक रहा है, जैसे बहुत सारी पिक्चरों में बताते ना कि एक हीरो गिर जाता है ना, या फिर मतलब वो खाई में ऐसा नीचे गिर जाता, उसको ऐसा हाथ, है ना, वो किसी पेड़ की डाली से ऐसा पकड़कर नीचे लटका हुआ रहता है, और उसके नीचे दो लोग और उसके पांव को पकड़कर लटक जाते हैं, बोला भाई मुझे भी बचा लेना, भाई मुझे भी बचा लेना, अरे हिलो मत, हाँ धमाल में बता जैसे। ठीक है, तो अगर वो ऐसा लटक रहा है, तो जब दोनों हाथ से वो पेड़ को पकड़ के खड़ा हुआ था, तो क्या था? पहले केवल तनाव बल उसके द्रव्यमान के कारण आ रहा था। अब अगर दो और उसके पैर में नीचे लटक गए, हाँ धमाल गोलमाल, है ना, तो दो और उसके पैर में नीचे लटक गए, तो अब ये तीनों लटके हुए, तो अब उसके हाथ में तनाव कितना आएगा? अब उसके हाथ में, है ना, वो, अच्छा तुम धमाल पिक्चर का ही है ना, वो संजय दत्त वो पेड़ के नीचे लटक जाता है
है ना, वो हाँ लेडीज फर्स्ट, हाँ वो लड़की बोलती है भैया हमको पहले ऊपर ले जाओ, लेडीज फर्स्ट, है ना, वो सब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते रहते वहां पर। धमाल पिक्चर का ही है ना वो, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वो बस करके जाते रहते, एकदम से बस उनकी टकरा जाती है ना, और संजय दत्त एकदम नीचे उतरकर खाई में गिर जाता है। तो उसे बचाने के लिए सब बच्चे, है ना, सारी चॉकलेट तो मेरे पास है तो मैं बचाऊंगा उन्हें, चलो, तो सब बच्चे मिलकर बचाने जाते हैं। हाँ क्रिस भी लटक, क्रिस लटक जाता है। तो वो उसमें जितने लोग लटक जाएंगे, 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए होते हैं, इसको पैसे भी याद नहीं है भैया, डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए होते, 5 करोड़ रुपए तेरे, 5 करोड़ रुपए मेरे। तो अब हाँ, तो अब वहां पर अगर लटके हुए, बिल्कुल सही बात, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर नीचे की तरफ जितने ज्यादा द्रव्यमान लटके होंगे उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना, तो उतना ज्यादा बल रस्सी में लगेगा। तो वही बात यहां पर होगी कि यहां पर अगर हमने एक द्रव्यमान, अब मुझे लगता है कि मेरे सभी चीते ये सवाल का जवाब तुरंत बता देंगे कि अगर मान के चलो सर यहां पर एक रस्सी लटकी हुई है ना, यहां पर M1 द्रव्यमान है, ये दूसरी रस्सी लटकी हुई है, यहां पर M2 द्रव्यमान है, ये तीसरी रस्सी है, यहाँ पे M3 द्रव्यमान है। तो क्या यहाँ पे तीनों रस्सियों में आप लोग, तीनों रस्सियों में, हाँ बस अब ये, अब आधे बच्चे पिक्चर का डायलॉग बोल रहे है ना, आधी W क्या होता है, उल्टा M होता है, तो M क्या होता है, देखो भाई एक और उसमें वो मस्त, मेरे को वो सबसे ज्यादा खतरनाक डायलॉग लगा था उसका, है ना, वो जब भी सुनता तो मुझे तुम लोगों की याद आ जाती है। ठीक है, वो मानव नाम रहता ना उसका, मानव नहीं, एक वो जो तोतला सा बोलता है, वो क्या बोलता है कि हम W के पहले हम V को ढूंढ ले क्या, तो V क्यों ढूंढेगा, आदि, हाँ आदि मानव, हाँ आदि नाम ही रहता है शायद उसका, है ना, तो हम पहले V को ढूंढ लेते। V क्यों ढूंढेगा, क्योंकि W तो मिल नहीं रहा, उसके पहले V आता है, तो V को ढूंढ लेते पहले, फिर W भी मिल जाएगा। हाँ देखो अब यहाँ पे, तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे 3 द्रव्यमान है, वहां मानव ही रहता है वो, तो 3 द्रव्यमान है, तो यहाँ पे 3 द्रव्यमान है, तो इसमें ये इन तीनों रस्सियों से लटके हुए हैं। तो यहां पर इन तीनों में हमें तनाव निकालना है, तो इन तीनों में तनाव निकालना है, तो इन तीनों का तनाव कितना आएगा। तो अब देखो भाई, क्या इस रस्सी में, मैं नाम दे देता हूं, इसमें तनाव T1 है, इसमें तनाव T2 है, इसमें तनाव T3 है। ऊपर और नीचे क्या क्यों लगाता हूं, इससे नीचे लगेगा, इससे ऊपर लगेगा, अंदर की तरफ लगता है। तो अब यहां पर T1 का मान क्या होगा, T2 का मान क्या होगा, T3 का मान क्या होगा, तो बिल्कुल आसानी से एक लाइन में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर कि T3 का मान जो होगा वो M3G के बराबर होगा। क्यों, इस रस्सी को किसे उठाकर रखना है, अलग अलग आएगा, बहुत ही बढ़िया है ना, इसलिए मुझे तुम लोगों की याद आ जाती है। T1 T2 T3 का मान अलग अलग है, बहुत ही उत्तम बात एक बच्चे ने बोली है, लेकिन कितना आएगा वही तो पूछ रहे हैं हम। अच्छा देखो, इसमें एक और बात है ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि सर ये तीनों अगर रस्सियां एक ही होगी तो भी क्या मान सेम आएगा या अलग अलग आएगा। मूर्ख, अगर ये तीनों रस्सियां है ना, मान के एक बहुत बड़ी रस्सी थी, उसके मैं 3 टुकड़े कर लिए, एक टुकड़े में M1 लटकाया, फिर दूसरे टुकड़े में M1 और M2 लटकाया, फिर तीसरे टुकड़े में M2 और M3 लटका दिया। अब मैंने इनको सीधा खड़ा कर लिया सर, या छत से बांध लिया, तो ये भले ही रस्सी एक ही कंपनी ने बनाई हो, एक ही रस्सी के तीनों टुकड़े हो, लेकिन तीनों में तनाव अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, कि सर इस वाले टुकड़े को तीनों को उठा के रखना है, इस वाले टुकड़े को 2 को उठाकर रखना है, इस वाले टुकड़े को केवल नीचे वाले को खींच कर रखना है। क्योंकि ये क्या है, तनाव बल क्या करता है, तनाव बल खींच कर रखता है, तनाव बल क्या करता है, खींच कर रखता है। तो T3 जो होगा वो किसे खींच कर रखेगा, M3G को। इसी प्रकार से T2 को किसे खींच कर रखना है सर, M2 प्लस M3G को, और T1 को किसे खींच कर रखना है सर, T1 खींच कर रखेगा M1 प्लस M2 प्लस M3G को। ठीक है, मतलब कि मैं आसान शब्दों में ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर
आसान शब्द में ऐसा बोल सकता हूं कि हमने अभिलंब प्रतिक्रिया में बल में देखा था कि कितना धक्का लगाना है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, और कितना खींचना है वो तनाव बल है, वो तनाव बल है। क्या ये सभी को क्लियर है एक नंबर तरीके से? क्या एक नंबर तरीके से क्लियर है सभी को? क्या इसमें से 50 द्रव्यमान लटका दिए जाए तो कर पाओगे खुद से? क्लियर है मामला? अच्छा, एक सवाल कर दो, चलो T2 का मान बताओ, 10 सेकंड में T2 का मान बताना है, 10 सेकंड में T2 का मान बताना है। T2 बीच वाला बल है, 10 सेकंड में बताओ क्या आएगा जवाब। T2 की वैल्यू कितनी आएगी? क्या सभी चीते T2 का मान 10 सेकंड में बता सकते? 10 सेकंड में जवाब बता सकते? सर T2 के नीचे कौन? 2 और 3 मतलब 5 किलो हो गया, तो 5G न्यूटन आंसर आ गया। mg तो 5G आंसर आ गया, 2 और 3 5G न्यूटन आंसर आ गया। क्लियर है मामला? चलो अब इसी में अगर सवाल और थोड़ा खतरनाक बना दिया जाए, जैसे इसमें घिरनी आ जाए। अच्छा, अभी हम एक और चीज में अंदर घुसने वाले, जिसको हम कहते हैं घिरनी या पुली। घिरनी या पुली, पुली नहीं बोल रहा हूं, पुली बोल रहा हूं, पुली या घिरनी ना। जैसे अगर आपने देखा हो तो गांव वगैरह में जिससे कुएं से पानी निकालते तो वैसे घिरनी लगा देते, तो उसी प्रकार की एक घिरनी है हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस घिरनी को यहां पर एक रस्सी ली, और इस रस्सी से इस घिरनी को बांध दिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये जमीन ली क्या मतलब, जमीन तो थी ही उसके नीचे, लेना नहीं पड़ेगी। और यहां पर एक रस्सी को यहां से घुमाया, घिरनी से घुमाया, यहां बांध दी। रस्सी का ये वाला जो कोना है ये घुमाया, और यहां पर इसमें एक M ब्लॉक का द्रव्यमान लटका दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहां पर इस रस्सी में कितना तनाव होगा। वेल में भी घिरनी होती है, हाँ, वो कुएं की बात कर रहा हूं बेटा, अंग्रेजी में वेल ही बोलते कुएं को। तो यहां पर हमारे पास इस पूरी रस्सी में तनाव कितना होगा। तो इस रस्सी में तनाव की दिशा एक बार मैं अगर मैं बनाऊं तो देखो कितने कांटेक्ट। अच्छा, पहले तो ये बताओ यार कि ये पूरी रस्सी के कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कितनी जगहों पे कांटेक्ट है। तो सर रस्सी का एक कांटेक्ट ये रहा, एक कांटेक्ट ये रहा, फिर एक घिरनी पे से घूमी, एक कांटेक्ट ये रहा, और एक कांटेक्ट ये रहा, 4 कांटेक्ट है। तो चारों पर अंदर की तरफ बल लगेगा। इधर ये रस्सी जो है उसने इस द्रव्यमान को ऊपर खींच कर रखा हुआ है, वो इस घिरनी को इधर से नीचे खींचना चाहेगी, इधर से इस घिरनी को नीचे खींचना चाहेगी, और पृथ्वी को ऊपर खींचना चाहेगी। सभी ऐसा एक बार फील करके देखो क्या होता है। सर घिरनी लगी हुई है, तो अगर इधर 2 रस्सियां हैं, इधर 2 रस्सियां ना, मान के चलो घिरनी के इधर चिंटू और मिंटू लटक गए, तो वो दोनों ना, एक घिरनी ली, उससे इधर चिंटू को लटका दिया, इधर मिंटू को लटका दिया। अब ये दोनों लटके हुए इस घिरनी से, ये दोनों लटके हुए इधर और इधर इस घिरनी से लटके हुए हैं। तो क्या हो रहा होगा सर अगर ये दोनों घिरनी से लटके हुए तो ये दोनों मिलकर घिरनी को नीचे खींचना चाह रहे हैं, तो इस दोनों बिंदुओं पे घिरनी में तनाव नीचे की तरफ होगा। यहां पर रस्सी में तनाव ऊपर, क्योंकि ये इसे ऊपर खींचना चाह रही है, और यह नीचे गिरना चाह रही है। तो ये क्या है, ये घिरनी या पुली कहलाती है। चल, तो अगर ये घिरनी समझ में आ गई आपको, तो अब आप ये बताओ कि यहां पर इसमें तनाव क्या होगा, इसमें तनाव क्या होगा। तो सर अगर हम यहां पे तनाव T देखें, ये तनाव T होगा, ये तनाव T होगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर रस्सी जो है वो घिरनी पर से घुमाकर डाल दी जाए, रस्सी घिरनी पर से घुमाकर डाल दी जाए, तो उसमें तनाव जो होगा वह परिवर्तित नहीं होता जब तक घर्षण ना आए, और घिरनी में घर्षण हम कभी नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, द्रव्यमान ना हो घिरनी का, तो हम अभी घिरनी पे और भी डिटेल में चर्चा करूंगा मैं। वैसे चलो एक काम करते हैं, यही लिख देते हैं। ये घिरनी हमें कैसे लिखनी है, हमें घिरनी हमेशा द्रव्यमानहीन और घर्षणहीन लेनी है। मतलब कोई द्रव्यमान नहीं और इसकी सतह पर कोई घर्षण नहीं है। तो अगर कोई द्रव्यमान नहीं होगा घिरनी का और कोई घर्षण नहीं होगा,
तो इसमें दोनों तरफ तनाव बराबर होगा, रस्सी का तनाव समान होगा। हाँ, गेहूं पीसने की मशीन में भी घिरनी होती है, बिल्कुल। तो यहां पर यह टी होगा तो ये तनाव भी टी होगा, ये तनाव भी टी होगा। अच्छा चलो भैया, बहुत ही बढ़िया, मजा आया मजा आया मजा आया। तो इस पूरे में तनाव टी 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 होगा। तो यहाँ पे टी बराबर क्या है, एम जी, टी बराबर है एम जी। तो ये पूरे में तनाव टी 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 होगा। ठीक है, अच्छा सर ये तो मेरे को समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, अब यहां पे हमसे पूछ सकता है कि ये येलो वाली जो रस्सी है ना, इसका तनाव बताओ। यहां पे तनाव टी डैश, मतलब ऐसा बोलेगा छत और घिरनी, या घिरनी ये वाली जो रस्सी है इसका तनाव टी डैश बोलेगा, और बोलेगा कि घिरनी की रस्सी, घिरनी से बंधी हुई रस्सी हुई रस्सी का तनाव, या रस्सी पर तनाव। घिरनी पर रस्सी, बंधी हुई रस्सी पर तनाव क्या होगा ये बताना है। तो जो रस्सी ऊपर बंधी हुई है उस पर तनाव बताना है, तो वो कितना होगा, वो होगा टी डैश। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो वो कैसे निकलेगा। अब अगर मैं घिरनी की जिंदगी के बारे में सोचूं तो घिरनी की जिंदगी में क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने वो चिंटू और मिंटू वाला एग्जांपल बताया था। तो सर ये घिरनी है, इसको नीचे की तरफ इधर बल लग रहा है, इधर भी टी बल लग रहा है। तो अगर इस घिरनी को कोई ऊपर उठाकर रखना चाहता है तो इस पे ऊपर की तरफ कितना बल लगाना पड़ेगा, इस घिरनी पर कितना बल लगाना पड़ेगा, इस घिरनी पर कितना बल लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई इस दुनिया में इस घिरनी को ऊपर उठाकर रखना चाहता है तो इस घिरनी पर 2T बल लगाना चाहिए। कितना बल लगाना चाहिए, 2T। क्यों, इधर भी टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है, मतलब ऐसा समझना यार कि इस घिरनी को है ना, इस घिरनी को दोनों तरफ से लोग मिलकर खींच रहे टी बल से। तो इसमें टी, तो टी डैश क्या हो जाएगा, टी डैश जो हो जाएगा वो 2T हो जाएगा, और टी की वैल्यू mg है, तो 2mg बल हो जाएगा घिरनी का। तनाव का बल घिरनी पर जो लग रहा है वो 2mg लगेगा। क्लियर है मामला? ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आया। अब देखो और मजा दिलाता हूं तुम्हें। यहां से क्लियर है, लगा दो कमेंट्स में एक बार आग। आगे बढ़ते एक और जोरदार सवाल की तरफ। इसी सवाल को और अपग्रेड करते हैं। मान के चलो कि यहां पर एक घिरनी बंधी हुई थी, जैसे अभी बताया था मैंने आपको, ये घिरनी बंधी हुई थी। इस घिरनी के इधर भी रस्सी है, और हर बार की तरह ये वाली जो रस्सी है ये जमीन से लगी हुई है, और इधर वाली जो रस्सी है उससे अब एक और घिरनी बंधी हुई है, और इसकी इधर वाली रस्सी जमीन पर है, और इधर वाली रस्सी से एक और बना दो क्या, लो एक और बना देते हैं। एक और घिरनी बना दी, ये एक और घिरनी से बंधी हुई है, और ये घिरनी की इधर वाली जमीन रस्सी पर है, और इधर वाली जमीन पे एक द्रव्यमान m लटक रहा है। देखो अब आएगा जिंदगी का और मजा। एक घिरनी है, ठीक है सर, उसमें एक रस्सी बंधी हुई है, बिल्कुल सर, और द्रव्यमान है, ये रस्सी जमीन पे बांध दी। फिर इस घिरनी को पकड़ने के लिए एक और घिरनी लगाई हमने, फिर इस घिरनी को पकड़ने के लिए एक और घिरनी लगाई। तो अल्टीमेटली हमें जो सबसे ऊपर वाली घिरनी है इसमें तनाव क्या होगा, यहां पर टी डैश तनाव क्या होगा ये बताना है। टी डैश का मान क्या होगा, सबसे ऊपर घिरनी जो बंधी हुई है उसकी रस्सी का तनाव क्या होगा। डोरी टूटने पर डोरी का तनाव दिलो हो जाएगा, हाँ बेटा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो लिखा, जीरो लिखा है, जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा। मूवेबल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो पूरा सिस्टम रुका हुआ है ना, निकाय स्थिर अवस्था में रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर अगर मैंने इसमें तनाव T बोल दिया, किसमें तनाव, इस रस्सी में तनाव T बोल दिया, तो यहां पर भी तनाव T हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर बीच वाली रस्सी में तनाव 2T हो जाएगा,
क्या इस रस्सी में तनाव टूटी हो जाएगा? पर इस पूरी रस्सी में तनाव टूटी 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 रहेगा। तो अगर इसमें इधर टूटी तो इससे ऊपर 40 से खींचा जा रहा होगा, टूटी टूटी 40 से, और इस पूरी रस्सी में 40 तनाव होगा। कितना होगा? 40 तनाव होगा। और अगर इस पूरे को 40 से खींचा जा रहा तो ऊपर 80 तनाव हो जाएगा। कितनों को चमका? कितनों को चमका? एकदम आसान सी बात थी कि सर अगर इधर टी होता है इधर टी होता है तो ऊपर 2T हो जाता है, इधर टूटी तो ऊपर 40 हो गया, 40 40 80 हो गया, 40 40 80 हो गया। कितनों को मजा आ गया? कितनों को मजा आ गया? तो टी डैश का मान जो होगा वो बराबर हो जाएगा 8T के, और टी का मान होगा mg के। तो 8 mg इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 mg इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल मैंने आपको करवाया था, जड़त्व में, और उस समय सवाल का हमने कुछ ऐसा जवाब दिया था कि अगर हमारे पास यहां पर एक रस्सी है, यहां पे एक ब्लॉक है, और यहां पे एक और रस्सी टंगी हुई थी, हमने कुछ बिंदु बनाए थे A, B और ये C बिंदु बनाया था यहां पर भी। अब बोला था इसका द्रव्यमान m है। अब बोला था कि जब इसे झटके से खींचा जाएगा तो किस बिंदु से ये टूटेगी, किस बिंदु से रस्सी टूट जाएगी। तो आपने बोला था कि सर जब झटके से खींचेंगे, जब झटके से खींचा जाए तो कहां से टूटेगी? सी से टूटेगी। बिल्कुल सही बात। अरे बी सी से क्या? कहां गया ये? कौन है ये? अर्चना, उमेश। बी सी से कैसे टूट सकता है? या तो सी बिंदु से टूटेगा या तो बी बिंदु से टूटेगा। बी और ऐसा कैसे टूट जाएगा? ऐसा तो ना झटके से खींचा तो यहां से टूट गया, यहां से टूट गया। अरे कुछ एक रस्सी टूटेगी ना। मतलब कुल मिला के पूछने की बात ये होती है कि नीचे वाली रस्सी टूट रही है या ऊपर वाली रस्सी टूट रही है ना। तो झटके से खींचने पर बी बिंदु से टूटती है, सॉरी सी बिंदु से। ये हमने करा हुआ है, सी बिंदु से टूटती है। अब सी बिंदु से क्यों टूटी थी? क्योंकि सर द्रव्यमान m है, उसका खुद का जड़त्व होगा। तो जैसे ही झटका देंगे तो ये यहां से कहीं टूट जाएगी। द्रव्यमान m रुका रहना चाहता था और रुका ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे, जब ना, या ऐसा बोल सकते हैं जब इसे खींचा जाता है निरंतर बल से, या इसे नियत बल से खींचा जाए, तब जब नियत बल से खींचा जाए या खींचा जाने पर नियत बल से खींचे जाने पर बी बिंदु से टूटेगी, सॉरी ए से टूटेगी। मतलब ए और बी के बीच में कहीं से भी टूट सकती है, यहां से यहां से यहां से। वैसे 90% चांसेस है खुद का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा तो ए से टूटेगी, ए से टूटती है। अब कोई बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? ए से टूटती है। अब नीचे से क्यों नहीं टूटी, अब ऊपर से क्यों टूटी ये रस्सी? क्यों? क्योंकि सर अब क्या हो रहा है कि जैसे अभी हमने ये समझा कि सर यहाँ द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है। तो देखो सबसे ज्यादा इन तीनों रस्सियों में सबसे ज्यादा तनाव किसके पास है? सर सबसे ज्यादा तनाव सबसे ऊपर वाली रस्सी के पास है। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसे रहना पड़ेगा? ऊपर वाली रस्सी को। सबसे ज्यादा मजबूती ऊपर वाली रस्सी में होनी चाहिए, तभी तीनों टिके रहेंगे। मतलब ये होगा कि यहां पर भी अगर हमने इसे खींच कर रखा हुआ है, खींच कर धीरे 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 खींच रहे, तो सर अब ये तो गति कर गई, अब मतलब गति करना चाह रही है, ये भी गति करना चाह रही है। लेकिन अब जब धीरे 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 बल बढ़ रहा है तो यहां पर सी बिंदु पर जो होगा उस पर तनाव अधिकतम आ जाएगा, क्योंकि बीसी में तनाव क्या है? mg के बराबर है। और यहां पे तनाव देख, अब एक बात समझते, ऐसा समझो, मान के चलो कि यहां पर मैंने इसे बनाया, फिर से है ना, ये द्रव्यमान m है
और यहां पर मैं एक और, ये रस्सी थी, है ना। अब इस पूरी रस्सी पर मैंने एक बल लगाना शुरू करा F, ठीक है, मैं खुद बल लगा रहा हूं F। तब ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो तनाव होगा वो F के बराबर ही होगा, क्योंकि मैं जितना खींच रहा हूं उतना ही मिल रहा है। लेकिन इस वाले हिस्से पर तनाव जो होगा वो F प्लस mg आएगा। कितनों को ये बात चमकी? क्योंकि सर अब क्या हो रहा है, अब यह वाला जो हिस्सा है इस पे तो mg भी है, इसे किस को खींच कर रखना होगा ऊपर। देख, अगर इसे नहीं टूटना है तो सर ये वाले रस्सी को तो जो आप बल लगा रहे हो उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाली जो रस्सी होगी इसे सर जब आप खींचोगे तो आपका भी बल प्लस mg भी संभाल कर रखना पड़ेगा, वरना ये टूट जाएगी। तो यहां T बराबर F प्लस mg होना चाहिए, T बराबर F प्लस mg होना चाहिए। कितनों को ये बात बहुत ही ज्यादा जोरों से चमक रही है? क्लियर है मामला? क्लियर है कहानी? घिरनी का वेट बेटा अंशुल हम बाद में करेंगे, अभी घिरनी का वेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसे छोड़ दो घिरनी का वेट। चल एक आधा सवाल और कर लेते हैं, ये तो हो गया। अभी हम ऐसे भी इस पे और भी तनाव पर और भी मजेदार सवाल करने हमें, और मजा लेते रहेंगे हम। चलो देखो, मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे एक दीवार थी, ठीक है, और यहां पर एक टेबल सी थी। अब हमने क्या किया, इस टेबल से एक घिरनी बांध दी, ठीक है, और यहां से एक रस्सी ली, ये घिरनी पर से चढ़ी, और ये रस्सी जो है वो सीधी नीचे आ गई, और इसमें यहां पे द्रव्यमान है m। कितना द्रव्यमान m है? चल तो ये बताओ भाई कि इस पूरी रस्सी में तनाव कितना होगा, पूरी रस्सी में तनाव क्या होगा। मैं बस आपको ये बात का फील दिलवाना चाह रहा हूं इस सवाल से कि देखो, रस्सी में अगर तनाव T आ चुका है, रस्सी में तनाव T है द्रव्यमान के कारण, तो अगर वो रस्सी पूरी वैसी की वैसी है, कहीं घिरनी पे से घूम भी जाए तो भी इसमें तनाव नहीं बदलता, अगर वहां द्रव्यमानहीन हो तो, है ना। वैसे हम द्रव्यमानहीन ही लेंगे 99% केसेस में। तो ये क्या है, तो ये तनाव T, तो पूरी रस्सी पे तनाव T था, पूरी रस्सी पे तनाव 2T था। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें तनाव जो है यहां पे तनाव T है, तो यहां पर भी तनाव T होगा, यहां पर भी तनाव T होगा, हर एक जगह पर तनाव T ही होगा, हर एक जगह पे तनाव T ही होगा। क्या क्लियर है ये मामला? हर एक जगह पे तनाव क्या होगा? T ही होगा। बोल मेरे प्यारे हाँ या ना, बोल मेरे प्यारे हाँ या ना। हर एक जगह पे तनाव क्या होगा? T ही होगा, T ही होगा, T ही होगा, T ही होगा। क्लियर है ये? आ गया? चलो बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो अगर हर एक जगह पे तनाव T है तो इसमें T बराबर mg लिख सकता हूं मैं। क्या मैं T बराबर mg लिख सकता हूं? हाँ सर, यहां पर इसमें mg बल लगेगा, T बराबर mg होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि घिरनी या टेबल या दीवार भी बोल सकते कि दीवार पे ऐसी घिरनी लटकी। देखो ऐसा, ये सवाल ऐसा भी बन सकता है। कैसा बन सकता है? यहां पर हमसे ऐसा भी बोल सकता है सवाल में कि ये घिरनी जो है वो ऐसी कुछ लटक रही है, ये दीवार से ऐसी घिरनी लटकी है ना, ये दीवार पर ऐसी घिरनी चिपका दी, और फिर एक रस्सी ली और रस्सी घुमाकर ऐसे लिया। ठीक है, तो ये सवाल भी वही बन गया जो ऊपर बना है। अब बैकलॉग की स्लाइड को किसको चाहिए? कौन आया? अनिल बेटे। कौन से कि भाई तेरे को कोई भी मूर्ख बना जाएगा तो डॉक्टर तो बनना मत, है ना। तू अगर डॉक्टर बन गया तो तेरे सामने पेशेंट आकर वही वाली बात बोलेगा जो थोड़े दिन पहले मैंने तुमको समझाई थी, है ना। तू उसका इलाज करना चाहेगा, वो तो जाकर बोलेगा तू डॉक्टर है, पहचान ले क्या हुआ है। तो बोले अरे भाई कैसा मरीज आया है ये, बताने को ही तैयार नहीं है क्या हुआ। वो आकर तेरे सामने बैठ जाएगा, फिर बोलेगा कि मेरे को शरीर में कुछ कुछ होता है। तो उससे पूछेगा क्या होता है,
तो बोलेगा कुछ कुछ होता है, दवाई लिख दो। तू पूछेगा क्या होता है, तो बोलेगा कि डॉक्टर है, खुद ही पहचान क्या होता है, तू ही फीस दूंगा मैं। बैकलॉग सीरीज की क्लास अटेंड करी थी, है ना। ये कुछ ऐसे महान प्राणी होते जिनको सब कुछ चाहिए बस, है ना, चाहिए बस। क्या करेंगे ये भी खुद को भी नहीं पता क्या करेगा उसका, बस चाहिए। क्या होगा उससे वो भी नहीं पता, बस सर हमको मिल नहीं रहा है, ये तो हमको मिल ही नहीं रहा है ना, मिल ही नहीं रहा है। जैसे आजकल यूट्यूब पे कुछ लोगों के इंटरव्यू चलते रहते हैं, हाँ, तो यूट्यूब वाले पता नहीं कुछ लोगों को उठाकर लेंगे गाँव से और बोलेंगे कि आपके जीवन में क्या परेशानी है। बहुत परेशानी है, हमको फ्री में चावल नहीं मिल रहे, हमको फ्री में गेहूं नहीं मिल रहे, हमको फ्री में गैस नहीं मिल रही है, हमको फ्री में खाना नहीं मिल रहा है, हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा भला शरीर है, मेहनत करो, कमाओ, सब कुछ मिल जाएगा। दूसरों के भरोसे कब तक बैठोगे। मैं वेटरनरी का एग्जाम देने गया था, तो बेटा वेटरनरी का एग्जाम देने गए थे आप तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपने इसके पहले भी बैकलॉग सीरीज अगर अटेंड करी होगी तो बैकलॉग सीरीज में क्या होता है, जो पढ़ाया वही तो फिर से पढ़ाते। तो जो पढ़ा दिया उसकी स्लाइड्स कैसे होंगी, जो पहली स्लाइड्स है वही स्लाइड्स है ना बेटा उसकी, उसमें स्लाइड्स नहीं होती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वही सारी स्लाइड्स से रिवीजन करवाऊंगा। तो वो जो सारी क्लास 1 2 3 4 या लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 की जो स्लाइड्स है वही स्लाइड्स है मेन, उसमें नई स्लाइड्स थोड़ी ना आती है। चलो, तब ये यहां पर घिरनी है, तो ये टेंशन ना लो, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो, यहां पर ध्यान दो, क्योंकि टेंशन तो हम क्यों ले, रस्सी ने ले लिया है। 65 मार्क्स आए, अरे वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो अब टेंशन ना लो, क्योंकि टेंशन तो रस्सी ने ले लिया है, घिरनी ने। अब हमें यहां पर घिरनी के ऊपर से जो रस्सी लगी इसमें टेंशन का पता चल गया। अब हमसे इस सवाल में पूछते हैं कि घिरनी पर, सवाल का मेन मुद्दा है घिरनी पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल। या हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि घिरनी को पकड़कर रखने में दीवार द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हमसे पूछ सकता है ना। तो यह सब कुछ कैसे निकालते हैं। तो अब हमें क्या पूछा है कि देखो ये घिरनी है, तो घिरनी को देखो क्या हो रहा होगा ऐसा समझते, पहले फील लेते, नहीं 2mg करते। देखो यहाँ पर ये घिरनी है, तो इस घिरनी पर एक बल इस तरफ लग रहा है, एक रस्सी का टुकड़ा इधर खींच रहा है और एक रस्सी का टुकड़ा इस घिरनी को इधर खींच रहा है। ठीक है, तो दीवार को किधर बल लगाना पड़ेगा, दीवार को किधर बल लगाना पड़ेगा। नीट 2023 के लिए डॉक्टर साहब सीरीज से बहुत हेल्प मिली, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा ना, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। अगर आपको कॉलेज मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, आप अभी यहां पर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो यहां पर ये टी है, ये टी है। अब यहां पर अगर हमने बोला कि इस घिरनी को पकड़ के रखना है, मतलब एक बल इधर लग रहा है, रस्सी निकल रही है, तो रस्सी एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है। ठीक है, तो अब यहां पर ये दीवार पर या ये यहां पर जो कोना है टेबल का, उस पर बल ऐसा अंदर की तरफ लगा रही होगी, तो उसकी प्रतिक्रिया में ये इधर की तरफ बल लग रहा होगा इस पर। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर देखो क्या होता है कि अगर एक बल इधर लगता है, एक बल इधर लगता है, दोनों बल नीचे लग रहे थे, तो घिरनी पर बल ऊपर, घिरनी को पकड़ के रखने के लिए। लेकिन अब अगर मान के चलो ये घिरनी है, तो इसमें एक बल इधर है, एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो इसमें परिमाणी बल कहां जाएगा। तो सर इसमें परिमाणी बल जो होगा वह परिमाणी बल जो है वह इस तरफ आएगा
और इसका विपरीत बल इधर की तरफ घिरनी दीवार को देगी। तो दीवार मतलब ये वाला बल क्या है, ये घिरनी ने दीवार पर लगाया, तो दीवार प्रतिक्रिया बल घिरनी पे वो वाला देगी। तो ये बल कितना होगा। अब एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे को तो डॉक्टर साहब सीरीज ही नहीं मिली। मूर्ख ये भाई पिछले साल पढ़ाया था, मतलब ये वाली नीट के पहले पढ़ाया था, कहां मिलेगी। किसी को मिली हो डॉक्टर साहब सीरीज तो बता दो बेटा ना। मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं बिल्कुल सेट बैठता तुम सब पे। मुझे ये भी चाहिए, क्या करेगा डॉक्टर साहब सीरीज, क्या होती है ये बता पहले तो, क्या होती है डॉक्टर साहब सीरीज, क्या करेगा उसका। आरएम बैच ले लेना, पढ़ना इससे। अत्याधिक मूर्ख हो, मतलब मेरे को मूर्खता की सारी हदें पार कर चुके हो। YouTube पे फ्री क्लासेस हुई थी पिछले साल, मतलब ये मई के पहले हुई थी, अप्रैल के महीने, मार्च अप्रैल के महीने में हुई थी। बैच 1 आ गया सर, बैच 1 वालों को बैच 2 दे दो, बैच 2 वालों को बैच 1 दे दो। अबे क्या करोगे, पढ़ा तो वही रहा हूं मैं, सेम सवाल, सब कुछ सेम चल रहा है। कल को थोड़ा एक और नया बैच आएगा, सर हमको भी वो बैच दे दो। क्यों सर, हमारा पुराना छूट गया। क्यों, क्योंकि सर हमने पुराना वाला नहीं पढ़ा। तो एक और बैच आएगा। तो ऐसे करते करते तो आखिरी में मालूम है तुम ही में से वो बच्चे होते हैं जिनकी वजह से उनको 12-12 घंटे का पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर आखिरी का 1 महीना आ गया, सर कुछ ऐसा बता दो कि नीट में सिलेक्शन हो जाए। और लिया तो सबसे पहला बैच नीट का, वाले बैच से थोड़े दिन नहीं पढ़ा, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा बैच, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा बैच, फिर आखिरी बैच तक आ गए ऐसे करते करते। और पढ़ क्या रहे, पढ़ वही 3 चैप्टर रहे हैं स्टार्टिंग से, बार 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 बार। हाँ भाई चलो, अब ये टी है, ये टी है, परिमाणी बता दो तुम तो मुझे। तो सर हम देखें यहाँ पर, तो एक बल टी इधर की तरफ लग रहा है, एक बल टी इधर की तरफ लग रहा है, एक बल टी इधर की तरफ लग रहा है। तो सर ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर 2 बल होते हैं, तो परिमाणी हमें पता है कितना होता है, कितना होता है सर। इनका जो परिमाणी आएगा वो इस तरफ आएगा, और कितना आएगा, √2t आएगा। कितना आएगा, √2t आएगा। कितना आएगा, √2t आएगा। तो यहां पर टी नेट जो हो जाएगा परिमाणी तनाव, वो √2t हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, √t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2t। तो ये कुल मिलाकर t की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर है। t की वैल्यू mg के बराबर है। तो यहां पर ये जो तनाव बल आएगा ये √2t या √2 mg के बराबर आ जाएगा। तो दीवार को कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाना पड़ेगा, √2 mg के बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाना पड़ेगा इस घिरनी को पकड़ कर रखने के लिए, वरना घिरनी टूट कर नीचे गिर जाएगी। क्लियर है मामला, क्या सभी को समझ में आया ये सवाल, क्लियर है कहानी। अब इसी में हमें और थोड़े विचित्र प्रकार के सवाल आ सकते हैं, जैसे ये वाला सवाल, ठीक है। या हमें इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, या हमें ऐसा कुछ सवाल बना सकता है, कैसा, कि ये एक रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है, ये तीसरी रस्सी है, 3 रस्सियां हैं, है ना, ये बिंदु पर बंधी हुई है, और यहां पे द्रव्यमान m लग रहा है, ठीक है। आपको कोण वर्ण दे देंगे और इन रस्सियों में तनाव पूछ लेंगे, इन रस्सियों में तनाव पूछ लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार का एक सवाल जो इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले मैं करवाऊंगा ये वाला, फिर आपको बाकी सारे अपने आप बनने लगेंगे, एकदम आसान लगने लगेंगे, ठीक है। पीवीएफटी, बड़े मुझे चेक करना पड़ेगा पीवीएफटी एग्जाम में कितने में सिलेक्शन वगैरह होता है। देखो भाई, तो इस सवाल में हमें क्या बातें पूछी गई है, और ये सवाल में हमें क्या क्या बोला गया है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक 6 किलो का द्रव्यमान छत से एक 2 मीटर लंबी रस्सी से लटका हुआ है। यहां पर ये पूरी रस्सी जो है वो 2 मीटर की है, ठीक है। अब रस्सी के माध्य बिंदु पर 50 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। साम्यावस्था की स्थिति में रस्सी का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कितना होगा।
ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में ऐसा कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक रस्सी थी, जैसे इसको करके देखते हैं। देखो यहां पे एक रस्सी थी, ठीक है, इस रस्सी से मैंने एक द्रव्यमान लटका दिया, इस रस्सी से मैंने एक द्रव्यमान लटका दिया, तो लटका कर देखते हैं इस रस्सी से द्रव्यमान, इस रस्सी से मैंने द्रव्यमान लटका दिया, एक ही द्रव्यमान है क्या, थोड़ा भारी बनेगा मेरे, देखो भाई, तो इस रस्सी से ऐसे ये द्रव्यमान लटक रहा था, ठीक है। अब क्या किया, इसके केंद्र से मैंने इसको खींचा और कितने से खींचा मैंने इसे, 50 न्यूटन के बल से खींचा, 50 न्यूटन के बल से खींचा, ठीक है। तो अब इसका ऊर्ध्वाधर के साथ कोण कितना बन रहा है वो निकालना है ना। ये ऐसा लटक रहा था, इसको मैंने यहां से पकड़ा बीच में से और खींच लिया, तो ये ऐसा आ गया, 50 न्यूटन के बल से खींचा, ठीक है। तो अब मुझे बताना है ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बन रहा है, ये कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो साम्यावस्था की स्थिति में मतलब कि हर एक बिंदु पर परिमाणी बल जो है वह 0 होना चाहिए, या नेट फोर्स हर एक बिंदु पर 0 होना चाहिए। अब अगर तुम्हें कुछ पता हो या ना पता हो, क्या एक छोटी सी बात मुझे यहां पर बता सकते हो कि इस रस्सी में, देखो इसने बोला इस रस्सी में तनाव T2, इस रस्सी में तनाव T2 और T1 है, और यहाँ पे 50 न्यूटन का बल लगा है। क्या मुझे कोई बता सकता है T2 जो है वह इसमें अगर 6 किलो का द्रव्यमान है तो किसके बराबर होगा, 6 किलो का द्रव्यमान, तो इसमें वेट 60 न्यूटन का हो गया। तो सबसे पहले बस इतना बता दो T2 किसके बराबर होगा, T2 किसके बराबर होगा। तो अगर मैं 6 किलो के द्रव्यमान, पहले 6 किलो के द्रव्यमान पे चर्चा कर लेते हैं। सर ये 6 किलो का द्रव्यमान है, ठीक है, इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा या 60 न्यूटन होगा या 6g लगेगा, जो होगा 60 न्यूटन के बराबर, और ऊपर की तरफ एक तनाव है, उस तनाव का नाम क्या है, T2 तनाव है। ये देखो अब सब कुछ सदिश है, अब इसके आगे जो भी पढ़ेंगे सब सदिश है, सब कुछ सदिश है, जो भी पढ़ा जाएगा सब कुछ सदिश है, ठीक है। तो यहां पे T2 किसके बराबर होगा, T2। तो सर ये आपको ऊपर का मटेरियल नहीं देखना, आप ऊपर देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, आप बस इतना मटेरियल देखो, यहां की बात समझो, यहां की बात समझो। तो यहां कितना हो जाएगा, ये T2 जो होगा वो 60 न्यूटन के बराबर होगा, हाँ या ना, T2 जो होगा वो 60 न्यूटन के बराबर होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ सर बिल्कुल ही सही बात है, T2 जो होगा वो 60 न्यूटन के बराबर होगा, एकदम मजेदार सही सी बात। अच्छा सर T2 अगर 60 न्यूटन के बराबर है, T2 अगर 60 न्यूटन के बराबर है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है अब कि T1 किसके बराबर है। सर अब ये थोड़ा सा मामला पेचीदा होता जा रहा है ना, तो अब इसको समझने के लिए जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है हमें, जैसे ये वाला सवाल भी है ना, तो इसको भी कर सकते हो आप, अभी करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर भी देखो इस रस्सी में तनाव तो mg के बराबर होगा, अब ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु को अलग से बना लो, इस बिंदु को अलग से बना लो। अच्छा सर तो इस बिंदु को हमने अलग से बना लिया, अब इस बिंदु पर क्या हो रहा है, सर ये बिंदु को हमने P बिंदु बोल दिया, ये P बिंदु है, ये बिंदु P है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये बिंदु P है। तो इस पे नीचे की तरफ T2 लग रहा है, इसको डायरेक्ट में हवाबाजी में मत करने की कोशिश करना, उन्हें गलत कर दोगे। इस पे नीचे की तरफ T2 लग रहा है, इस तरफ 50 न्यूटन का बल लग रहा है। अच्छा सर, और इस पे इधर कहीं ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए T1 लग रहा है, क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, ये P बिंदु बन गया हमारा। अच्छा सर, तो अब अगर ये P बिंदु बन चुका है तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, हमें T1 निकालना है। तो क्या मैं ऐसा बोल, देखो इसको बोलने के बहुत सारे तरीके, मैं 2 बेस्ट तरीके से बोल के बताता हूं। अगर T1 निकालना मुझे तो 50 और ये T2 है 60 न्यूटन, रख देता हूं मैं यहां पर, ये कितना है T2 है 60 न्यूटन, है ना। उसने T1 की वैल्यू नहीं पूछी, वैसे तो उसने कोण पूछा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलकर बता रहा हूं क्या, कि यहां पर अगर हमारे पास ये T1 है, तो T1 जो होगा वो 50 और 60 का जो परिमाणी होगा उसकी विपरीत दिशा में है। देख एक बात समझ, एक बात भेजे में घुसा, अगर इन 3 बल का, है ना, ध्यान सुनना, ये बात अगर तुझे समझ में आ गई तो बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से कर दोगे, ठीक है। देखो बहुत ध्यान सुनना मैं इस बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं,
मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं तुम्हें कि अगर हमारे पास ये 50 है, ये 60 है, तो इन दोनों का जो परिमाणी होगा वो T1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये रुके हुए हैं। तीनों का वेक्टर सम तीनों का 0 होना चाहिए। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50 और 60 का परिमाणी कहीं इधर आएगा और वो जो है वो T1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो तीनों रुके हुए हैं मेरे भाई। क्या बोला मैंने चमका? 50 और 60 का जो परिमाणी आएगा वो T1 के बराबर होगा, तभी तो तीनों की नेट 0 बनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो T1 की वैल्यू 2 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते होगा। √50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये इसके परिमाणी के बराबर होगा और यही परिमाणी T1 के बराबर होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका घटक घटक खेल के। पहला तरीका सभी को समझ में आया। दूसरा तरीका घटक घटक खेल के। घटक एकदम आसान होता है, घटक में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, घटक बिल्कुल आसान सी बात है। क्या कि सर T1 के 2 घटक होंगे, एक होगा T1 cos थीटा, एक घटक होगा T1 sin थीटा। ये घटक जो है जिन्होंने भूसा खा लिया था उनके लिए बिल्कुल आसान सी बात होती है ना। एक होगा T1 sin थीटा, एक होगा T1 cos थीटा। तो अब यहां पर सर बहुत मजा आ गया मुझे, तो ये घटक कर लिए इसके, तो x दिशा में परिमाणी बल 0 होना चाहिए, y दिशा में परिमाणी बल 0 होना चाहिए। मतलब कि मैं बोल सकता हूं सर ये ऊपर और नीचे, मतलब मैं यहां लिख देता हूं T1 sin थीटा बराबर होगा 50 न्यूटन के, और T1 cos थीटा बराबर होगा 60 के। आ गया? दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, T1 साइन थीटा बाय T1 कॉस थीटा बराबर होगा 50/60। 0 ने 0 को काट दिया, T1 ने T1 को काट दिया, साइन बटा कॉस tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर होता है 5/6 के, या थीटा का मान tan इनवर्स 5/6 आएगा। क्या चमका सभी को? ये क्लियर है मामला? अगर T1 पूछ भी लेता तो आपको T1 निकालना भी इसी तरीके से पड़ता। क्या आपको यहां पे इसका परिमाणी निकालना है, T1 के बराबर कर देना। क्लियर है? T1 का परिमाणी कैसे निकलता? T1 अगर पूछा नहीं है लेकिन पूछता तो क्या बोलते हैं, √50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये हमारे पास T1 आ जाता। ठीक है, लामी प्रमेय नहीं लगाएंगे बेटा, लामी प्रमेय लगाएंगे फालतू की मेहनत मजदूरी करना पड़ जाएगी हमें, उसमें इतनी कुछ लगाने की या निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चल, इसी प्रकार से यहां पर हमारे पास एक और फोटो दिया गया। देखो अब ये जो सब कुछ है ये सब वेक्टर है, सब सदिश है। बल खत्म हो गया, बल मैंने तुझे पढ़ा दिया। अब जिसको सदिश आता है वो घटक वटक लेके सॉल्व कर सकता है, बस ये आंसर है हमारे पास। जैसे देखो अब ये वाला एक और सवाल है, ये सवाल बिल्कुल आसान सी बात कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि यहां पर एक गोला है ना, एक गोले को हमने एक रस्सी से बांध लिया। क्या किया हमने? हमारे पास एक गोला था, उस गोले को हमने एक बड़ा सा गोल थी, एक गेंद थी, उसको हमने एक रस्सी से बांध दिया है ना, और उसको एक दीवार के सहारे टिका दिया। तो दीवार पर स्थिर एक रस्सी द्वारा एक धातु के गोले को लटकाया गया है। गोले पर कार्यरत बल चित्र में प्रदर्शित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? तो कौन सा कथन कहां लिखे? मैं लिख रहा हूं अभी आपको बताएं, 4 कथन लिखूंगा, क्या क्या सही हो सकता है। मैंने पहला कथन लिखा, T² बराबर होगा R² प्लस W का स्क्वायर। W भार है, R अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। दूसरा लिखा T सदिश प्लस R सदिश प्लस W सदिश बराबर होगा 0 के। तीसरा मैंने लिखा यहां पर tan इनवर्स थीटा, या थीटा के या tan थीटा लिख देता हूं, ज्यादा आसान कर देते हैं। tan थीटा tan थीटा होगा R/W, और चौथा ऑप्शन सभी सही है, R/W क्यों ना।
सभी सही है। चार ऑप्शन है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इसका आंसर सभी सही है, प्रूफ करके बता दो। जिसको सदिश आता है वो कर लेगा बस। हाँ, इसका आंसर सभी सही है। तीनों स्टेटमेंट मैंने अभी बनाए, ये चारों, ये तीनों ऊपर वाले गलत है ना, ये तीनों ऊपर वाले सही है, या एक सही है, या अगर तीनों सही होंगे तो चौथा वाला भी सही होगा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि डी तो सही है, मतलब चारों सही है, मतलब तीनों बातें सही है। अब प्रूफ करके बताओ। तो अब यहां पर अगर हम देखें सर, तो ये हमसे ये सवाल ये पूछना ही चाह रहा, हमसे सदिश पूछना चाह रहा है वो। अब बोलते सदिश कहां है, ले ये सदिश का सवाल आ गया था। कैसे करना होगा, अगर हम इस बिंदु को पकड़े, इस बिंदु को पकड़े और इस बिंदु को यहां पर बना दो, देखो एग्जैक्ट वही का वही बनेगा जो यहां पर बनाया, सेम सवाल ही है। अगर इस बिंदु को यहां पर बनाऊं तो एक आर इस तरफ लग रहा है, एक आर इस तरफ लग रहा है, एक डब्ल्यू नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, और एक टी इस तरफ लग रहा है। क्या ये तीनों बल सभी को चमक गए? क्या ये तीनों बल सभी को चमक गए? जो मैंने पीछे समझा वही का वही फिर से बोलूंगा अब मैं। ठीक है, क्या ये सभी को चमक गया? मुझे तो आ गया मजा, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर ये वाला कोण देखो, ऊर्ध्वाधर के साथ, ऊर्ध्वाधर के साथ ये वाला कोण थीटा, मतलब मैंने तुम्हें सिखाया ना ऊर्ध्वाधर के साथ कोण, तो ऊर्ध्वाधर के साथ ये वाला कोण भी थीटा होगा, तो ये वाला कोण भी थीटा हो चुका है। ठीक है सर, अब हमारे पास क्या क्या है, ये तीन सदिश है, इन तीनों सदिश का सदिश योग शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विरामावस्था में ये गोला चलन थोड़ी ना है। तो टी सदिश प्लस आर सदिश प्लस डब्ल्यू सदिश 0 होगा। पहली बात सही निकल गई सर, पहली बात सही निकल गई सर। अच्छा, दूसरी बात क्या, कि अगर सर हम इसका परिमाणी निकालना चाहे तो परिमाणी रूप से मैं लिख सकता हूं सर, ये आर और डब्ल्यू का जो परिमाणी आएगा वो टी के बराबर होना चाहिए, टी के बराबर होना चाहिए। तो आर, अब जो मैंने बोला वही सब कुछ, ये सदिश था, ये सदिश था, इनका परिमाण इसके बराबर है, तो वही वाली बात यहां पर होगी कि सर आर का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, ये इन दोनों का परिमाणी इस पर रूट, ये इन दोनों का परिमाणी इधर कहीं आएगा, ये इन दोनों का परिमाणी है और इन्हें विरामावस्था में रहना है, तो ये परिमाणी टी के बराबर होना चाहिए। ये आ गया, क्या ये वाली बात भी चमकी। अब तीसरी बात सर, कोण वाली बात। तो देखो कोण वाली बात, अच्छा वैसे ये एक ही लाइन में ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा बना है मुझसे, लेकिन ये एक ही लाइन में। तो अब यहां पर क्या होगा सर, यहां पर ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा होना चाहिए। देखो ये तो मैंने बोला था जिनके लिए मजदूरी वाली बात है कि सर घटक वटक कर लो, घटक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी सी बात का फील आ जाए तो देखो अब तुम्हें चीजें ना कनेक्ट हो गया ना, तार इधर से जुड़ा, इधर का तार उधर का जुड़ा, ये सदिश में पड़ा था, ये ऐसा ही कुछ फोटो, वो आदमी छाता लेकर घूम रहा था तो भी तो बना था। ऐसा ही फोटो जब आदमी छाता लेकर घूम रहा था तो भी तो यही बना था। अरे बना था कि यहां पर आदमी जा रहा है, बारिश नीचे आ रही है, छाता किधर पकड़ेगा, छाता ऐसा उल्टा पकड़ेगा, तो वही तो फोटो है। और वहां पे भी tan थीटा लिखा था, अगर याद हो तो लिखा था tan थीटा का मान Vm/Vr, बस वही वाली बात है यहां पर भी। तो देखो यहां पर भी अगर tan थीटा लिखना है तुम्हें, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब मतलब ये सामने वाला, tan थीटा इसके सामने तो कुछ नहीं सर, ये जो r ये एक्चुअल में इसके सामने ही तो है, तो r/w। जिसको लगता है घटक से कर लो, या बाकी जिसको नहीं समझ में और जो चाहते नहीं tan थीटा से करूंगा मैं, तो उसको मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूं। देख क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर मेरे पास ये एक सदिश है, सदिश पढ़ा रहा हूं मैं फिर से, बस और कुछ नहीं है। एक सदिश है इधर की तरफ w, एक सदिश है इधर की तरफ r, ठीक है। ये रहा इनका परिमाणी, ये रहा इनका परिमाणी, ठीक है। ये कोण मैंने बोल दिया थीटा। अब मुझे ये कोण निकालना है, तो कैसे निकालता हूं, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ले देख, मैंने पढ़ा था सदिश को कहीं भी उठाकर रख सकता, बात बराबर रहेगी। आ गया फील, बोल आया फील। लंब बटे आधार, ये कोण थीटा है, तो लंब सामने वाला होगा r/w, ये आ गया आंसर। अरे r/w काहे को घटक वटक कर रहा है, कहानी खत्म, पैसा हजम।
कितनों को फील आ गया लंब बटे आधार का? कितनों को फील आ गया लंब बटे आधार का? सर कोण वोण नहीं लेना था, उन्होंने जो भूसाकार है वो कवर कर लो, बाकी तो बाकी सबको समझ में आना चाहिए। लंब बटे आधार tan थीटा, देखो अगर ये भी समझ में आया बहुत बड़ी बात, इसको और ऐसा भी समझ कि सर मुझे tan थीटा ऊर्ध्वाधर के साथ लिखना था, ऊर्ध्वाधर के साथ लिखना था। तो यहां पर वैसे देख tan थीटा यूजुअली अगर मैं क्षैतिज के साथ थीटा मानता तो मुझे मेरे लिए लंब जो होता, देख ऐसा समझ ले, बस इतना समझ ले क्या कि सर अगर मेरे को यहां पे tan थीटा लिखना है, ये tan थीटा लिखना है, तो ये होता है लंब बटे आधार, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो P बाय बी। लेकिन अगर मेरे को ये वाले इसमें मैंने अगर थीटा मान लिया तो मेरे को ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा लिखनी पड़ेगी, बस सामने है R और आधार ये इधर वाला जो हो जाएगा वो W हो जाएगा। थीटा के साथ जो बनता है उसे हम आधार मानते हैं, तो मेरे को लगना है tan थीटा लंब बटे आधार, तो आधार क्या है? थीटा के साथ जो कोण बना वो आधार है और थीटा के सामने वाला लंब है। थीटा के साथ जो बना वो आधार है। देख ये मैंने तेरे को लिखकर बताया ना, मेरे को कितना टाइम लगा समझाने में, ये मैंने इतनी बात सोच के ऑप्शन बनाया था। अभी जो मैंने इतनी देर में समझाया वो 2-2 सेकंड में मैंने सोच के ऑप्शन में लिख दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को वेक्टर क्लियर है अच्छे से। अरे देख मैंने और कुछ लिखा क्या बोर्ड पे? मैंने क्या और कुछ बोर्ड पे लिखा? कुछ भी नहीं लिखा मैंने तो बोर्ड पे। मैंने तो वो सवाल थे उसके 4 ऑप्शन लिखे, ये वाली चीज जो यहां बनी थी उसको वहां पे फिर से बना के बता दिया। बाकी मैंने देख लिया बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने सवाल का सॉल्यूशन ही नहीं लिखा, क्योंकि यही तो सॉल्यूशन है, ये खुद ही सॉल्यूशन है, मेरे को थोड़ी ना कुछ लिखना था। हाँ त्रिभुज जतिन बेटा, बिल्कुल ही जतन करके तूने बात बोल दी कि ये त्रिभुज का नियम लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात बेटा, ये त्रिभुज का ही तो नियम लिखा हुआ है ना। यहां पर इन तीनों का सदिश योग 0 होना चाहिए, तीनों का सदिश योग 0 होना चाहिए। क्लियर है मामला? आ गया समझ में? चलो हाँ भाई, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमने कर ली। हाँ जाने से पहले आखिरी सवाल, नीट 2013 का सवाल, 10 सेकंड का है सवाल, जल्दी से बताएंगे जवाब। फिर कल हम इस पे गति वाले और भी सवाल करेंगे, कुछ ऐसे वाले सवाल करवाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, जिसमें खींच रहे हम तो त्वरण वगैरह निकालना है। लेकिन ये वाला सवाल बस एक आखिरी सवाल आज की क्लास का। चलो सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। काजल बेटा तेरा क्वेश्चन तो मुझे याद था, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे देखने का ही टाइम नहीं मिला, है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैंने वो सुबह 12 बजे वाली क्लास ली, 12 से 2 सवा 2 बजे वाली क्लास खत्म करी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर खाना खाया, उसके बाद में अगर आपने अभी यूट्यूब देखा होगा तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मिली थी मेरे और पार सर की, वो करी। उसके अलावा अभी तुम्हें थोड़े दिन में मेरे 1-2 और एड वेड चलते हुए दिखाई देंगे, वो रिकॉर्ड करे। फिर उसके बाद में तुम्हारी क्लास के लिए मैंने ये क्लास शेड्यूल करी, होमवर्क डाला, फिर 4 बजे से फिर तुम्हारी क्लासेस थी, बैच 2 की क्लास थी, फिर वो क्लास खत्म हुई, अब ये वाली क्लास खत्म हुई। तो लगातार ही मतलब मैंने बस 10 मिनट खाना खाया और उसके अलावा कुछ नहीं, बैठने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। वो याद है मुझे चिंता मत करो, मैं जैसे क्लास पूछा था मुझको याद आ गया था, अरे यार काजल ने सवाल बोला था। हाँ भैया, तो सवाल ये कहना चाह रही है कि इस पर कुल बल कितना होएगा, किस पे 2m पर कुल बल कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा सर ये बताओ। कल ही हमने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु में एफबीडी बनाकर देखा था, फिर बोला था कि अगर कोई वस्तु पे नियत वेग है या विराम है, मतलब दोनों ही चीजें बराबर होगी, तो उस कंडीशन में नेट बल 0 होता है। अरे 0 होगा, कोई सॉल्व मत कर, कुछ सॉल्व नहीं करना, आसानी, इधर बल लग रहा उधर बल लग रहा, त्वरण होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि नियत वेग से चल रहा है, मतलब एफ नेट 0 होता है। हर एक वस्तु, हर एक ब्लॉक पे परिमाणी बल 0 होना चाहिए, तभी तो नियत वेग से चल रहा है। मतलब ये पूरा जो है, ये अब ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर नियत वेग से चल रहा है तो बल कितना होगा। तो ये बल जो होगा ये 2 + 3 5 और 1 6 mg के बराबर बल लग रहा है, यानी ये 6 mg के बराबर बल है, इसको पूरे को ऊपर उठा कर ले जा रहा है। तो 6 mg के बराबर बल होगा, तो ये सब कुछ मिलकर 6 mg है, तो ये नियत वेग से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है मामला?
अगर नियत वर्ण होगा तो वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। चलो, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। हमें और भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कल की क्लास में कर लेंगे हम, है ना। और फिर द्रव्यमान युक्त रस्सी पढ़नी है, घिरनी निकाय पढ़ना है, ये सब कुछ अब हम कल की क्लास में करेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलेंगे कल की क्लास में इसी टाइम पर। कल तो क्लास होगी ना, कल तो शुक्रवार है। हाँ, कल क्लास होगी। ठीक है, चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।